Shadows fall over my heart. Main thrust of physics. Main thrust of physics. रौनक आवाज आ रही है? यस सर। सही। तो अगर हम बात करें मेन थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स की, यानी कि फिजिक्स का मेन बेस क्या है, ठीक है, किसी भी चीज को बनाने के लिए एक बेस की जरूरत होती है हमें। तो फिजिक्स का मेन बेस क्या है और फिजिक्स को क्यों बनाया गया है, रीजन क्या है? देखो, होता क्या है कि हम पहले ना, जब फिजिक्स नहीं थी उससे पहले फिलॉसफी हुआ करती थी। फिलॉसफी में क्या होता था कि आपको कोई भी नई चीज पता लगी और आप उससे अपने तरीके से क्या कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो। आपको कोई नई चीज पता लगी, ठीक है, जैसे कि गैलीलियो थे, उनको पता लगा इनर्शिया के बारे में। किसके बारे में पता लगा? इनर्शिया। न्यूटन है, न्यूटन को पता लगा ग्रेविटी के बारे में, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स। कूलम साइंटिस्ट थे, उन्हें पता लगा चार्जेस के बीच में फोर्सेस, फोर्स बिटवीन चार्जेस, फोर्स बिटवीन चार्जेस, जिन्होंने इसका नाम रख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आर्किमिडीज थे, अब जो आर्किमिडीज थे उनको पता लगा इनर्शिया फोर्स, बेसिकली बायंसी फोर्स के बारे में। अब हुआ क्या कि ये सारी सबने अपनी थ्योरी को अलग अलग से एक्सप्लेन किया, ठीक है। जिसे बायंसी फोर्स को एक्सप्लेन किया गया कि किसी भी वाटर के अंदर कोई भी सब्सटेंस जब डालेंगे तो उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी, और बायंसी नाम दिया गया। इनर्शिया था कि अगर कोई बॉडी को एक बार फोर्स दे दी जाए तो वो हमेशा मोशन में चलती रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ग्रेविटी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बताया गया कि कोई भी दो मास होते हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं। कूलम फोर्स थी कि दो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। अब ये अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया, पर फिजिक्स ने बोला कि आप सब ये अलग अलग वर्ड यूज ना करें, ठीक है, जैसे बायंसी, इनर्शिया, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और एक इन सबके लिए कॉमन फॉर्मूला बना दो फोर्स का, जो कि बनाया गया m1l1t-2। क्लियर है? एक 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 डायमेंशन बना दो जो सब में कॉमन रहेगा। ये समझ जाए लोग कि सब फोर्स ही है। इनर्शिया भी एक काइंड ऑफ फोर्स है, बायंसी भी एक काइंड ऑफ फोर्स है, ग्रेविटी भी काइंड ऑफ फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक काइंड ऑफ फोर्स है। जब हम अलग अलग थ्योरीज को कंबाइन करके एक कोई फॉर्मूला दे या एक कोई डायमेंशन दे, उसे हम बोलते हैं यूनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? ठीक है, कंबाइनिंग डिफरेंट थ्योरीज इनटू अ सिंगल पार्ट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। तो मेन थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स में एक वर्ड आपको याद रखना है, यूनिफिकेशन, जो चैप्टर 2 में बहुत काम आने वाली चीज है, यूनिफिकेशन। दूसरा है रिडक्शन, ठीक है। यूनिफिकेशन में हम क्या करते हैं? कंबाइनिंग डिफरेंट theories or explanations into a single concept। तो आप अलग अलग थ्योरीज को अलग अलग प्रमोट ना करें और उन्हें आप एक साथ एक फोर्स समझ के समझे, ठीक है। फोर्स का मतलब होता है एनी पुल एंड पुश एक्शन, और इन सब में कहीं ना कहीं पुल या पुश ही होता है। तो इसलिए फोर्स के बेसिस पे इनको अलग अलग साइंटिस्ट को बताया गया कि आप अलग अलग थ्योरी ना पढ़ाएं और कंफ्यूजन ना क्रिएट करें, यूनिफिकेशन करें, कॉम्बिनेशन डिफरेंट थ्योरीज और एक्सप्लेनेशन इनटू अ सिंगल कॉन्सेप्ट। और रिडक्शन क्या होता है? ठीक है, रिडक्शन क्या होता है?
to learn a bigger concept, we divide it into small steps or small sub concepts. सब कॉन्सेप्ट्स। बच्चों मतलब समझ पा रहे हो आप लोग यूनिफिकेशन और रिडक्शन का? वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? रौनक, वॉइस वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ सर आ रही है। सही। तो यूनिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग थ्योरीज को कंफ्यूज ना करते हुए एक सिंगल कॉन्सेप्ट बना दे। और रिडक्शन में क्या है, जैसे आपको अगर बड़ा कोई एक एग्जांपल लेता है, जैसे आपको मान लो स्पेस साइंस समझ, स्पेस साइंस है, पूरी की पूरी स्पेस साइंस है, जैसे पूरी फिजिक्स है, पूरी बायोलॉजी है, पूरी स्पेस साइंस है। तो एक ही दिन में क्या आप स्पेस साइंस सीख सकते हो किसी भी कीमत पर? नहीं। और ना ही हम एक ही कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बस हम पढ़ ले और स्पेस साइंस सीख जाए। हम धीरे धीरे इसे डिवाइड करेंगे। पहले हम रिलेटिविटी थ्योरी बताएंगे कि रिलेटिविटी स्पेस में काम करती है, वहां टाइम, तो रिलेटिविटी मतलब वहां मास और ये सब चीजें कैसे चेंज करती है, वेट कैसे चेंज करता है, ठीक है। दूसरा हम उसे बताएंगे टाइम डायलेशन के बारे में। टाइम डायलेशन मतलब कैसे वहां टाइम चेंज करेगा, आप जहां जहां जाओगे स्पेस में अलग अलग तरीके से टाइम चेंज करेगा। तीसरा उसे पैरेलैक्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। चौथा उसे आपको रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटीज के बारे में बताया जाएगा। पांचवा उसको लाइट के अलग अलग लाइट के बारे में बताया जाएगा। तो इस तरीके से इन अलग अलग थ्योरीज को पढ़ के ही क्या बंदा कोई सीख सकता है? स्पेस साइंस। तो हमने छोटे छोटे सब कैटेगरीज बना दिए, ठीक है, सब कॉन्सेप्ट बना दिए ताकि आप एक बड़े कॉन्सेप्ट को सीख सकें। क्लियर है? तो अक्सर आपने कोई भी फिजिक्स में चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ये पैटर्न लगता ही लगता है कि जिसमें आपको कोई एक बड़ी चीज सिखाने के लिए पहले छोटी छोटे स्टेप्स सिखाएंगे और उसके बाद आपको डायरेक्ट बड़ी चीज सिखाएंगे। क्लियर है? बच्चों नोट कर लिया आपने? को, कोई ऐसा है जिसने नोट किया हो? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो हम बड़े कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के लिए हमेशा छोटी सब कैटेगरीज का पार्ट लेंगे, सब कॉन्सेप्ट का पार्ट लेंगे। तो ये हमारे मेन थ्रस्ट होंगे फिजिक्स में, यूनिफिकेशन और रिडक्शन। एक बार निशा मतलब बता सकते हो आप रिडक्शन का? सर रिडक्शन में बिगर कॉन्सेप्ट को हम छोटा करके पढ़ते हैं। सही है। और रौनक यूनिफिकेशन? सर जैसे डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज है उन सबको एक बना सकते हैं, यूनिफाई करना। यूनिफाई करने का मतलब है जो सिमिलर आइडियाज है, जो लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसे हम एक ही तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे अलग अलग फोर्सेस हैं तो उनको बताएंगे कि फोर्स कुछ नहीं, सब ये सब फोर्स ही है, बायनरी फोर्स हो, इनर्शिया हो, ग्रेविटेशनल पुल हो, या फिर फोर्स बिटवीन चार्जेस हो, तो ये सब क्लियर है। ओके, मैं रब कर रहा हूं ये। उत्सव, यस सर। इसकी एक पिक्चर ले लेना। लेट कैसे हो गया? ले ली इसकी पिक्चर? एक सेकंड सर।
ले ली। ठीक। अब बात करते हैं हम यूनिट के बारे में। आपने ये वर्ड सुना होगा यूनिट, ठीक है, अलग अलग टाइप की यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो हमने पहले तो बात है यूनिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन which refers to a particular physical quantity, ठीक है। और इट हेल्प मेजरमेंट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब यूनिट्स का मतलब देख लेते हैं क्या है, ठीक है। पहली बात है, फिजिक्स में आपको एक पता होना चाहिए एक वर्ड, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है फिजिक्स में? जिसमें ये तीन चीजें हो। फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास अपना खुद का एक मेजरमेंट हो, प्लस उसके पास अपनी यूनिट हो, ठीक है, या उसके पास एक रिलेटिव फॉर्मूला हो। जिस भी चीज के पास ये तीनों चीजें हैं वो एक फिजिकल क्वांटिटी बनता है। जैसे कि फोर्स के पास अपनी मेजरमेंट होती है, जैसे 10 20 ऐसे कुछ, प्लस उसके पास अपना यूनिट है न्यूटन, और उसके पास अपना फॉर्मूला भी है mg ma और तमाम काफी सारे फॉर्मूला है, ठीक है। इन तीनों चीजों को मिला के एक चीज बनती है फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों समझ में आ रहा है फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज है? ठीक। क्या पेन पेन एक फिजिकल क्वांटिटी है? नो सर। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो उसके पास अपना कोई यूनिट उसका नहीं है। यूनिट नहीं है, क्या उसके पास अपना कोई फार्मूला नहीं है, ना ही कोई मेजरमेंट हो रहा है। किसे पूछेंगे कितना दर्द हो रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, ऐसे ही वो बोलता है, ठीक है, पर वो ये नहीं बता सकता क्या है, ठीक है। आपको एंगर है, आपके अंदर एंगर इश्यूज है, तो क्या एंगर का कोई है ऐसा कोई? नहीं है, एंगर का भी कोई ऐसा नहीं है। फॉर्मूला, तो एंगर भी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ब्लड प्रेशर उसका फिजिकल क्वांटिटी है, ब्लड प्रेशर होती है। होती है, यस होती है। जैसे कि ब्लड प्रेशर की 1 2 3 एटीएम या पास्कल यूनिट भी होती है, ये भी होता है न्यूमेरिकल, उसका मेजरमेंट भी होता है, और साथ ही में उसका एक फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, डेंसिटी ऑफ द ब्लड, ठीक है, उसकी हाइट, इंसान की हाइट, और फिर जी यानी कि ग्रेविटी। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर का अपना एक क्या है फॉर्मूला है, फोर्स का भी अपना एक फॉर्मूला है, यूनिट है, मेजरमेंट है। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है?
मतलब जिस भी चीज का एक फॉर्मूला बन जाए, जिस भी चीज की एक यूनिट हो पर्टिकुलर और मेजरमेंट हो, वो दैट विल बी फिजिकल क्वांटिटी। एनी डाउट? सही। अब हम यूनिट को समझ रहे थे कि यूनिट एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, विच रिफर्स टू अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं आपके सामने लिख दूं 5, क्या लिख दूं? 5। तो बताओ ये 5 है क्या चीज? क्या ये फोर्स है, या ये एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, टाइम है, क्या है ये 5? नंबर है। एक नंबर है, अभी तो ये जस्ट एक नंबर है, सही है। पर इसके पीछे अगर मैं यूनिट लगा दूं, क्या लगा दूं? यूनिट, और मैंने लगा दी न्यूटन, तो इसका मतलब अब ये क्या बन गया? फोर्स। फोर्स है। फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स। अब ये एक फिजिकल क्वांटिटी बन गया, और अब ये बता रहा है फोर्स के बारे में। इट हेल्प मेजरमेंट टू बेटर अंडरस्टैंड। किसी दुकान वाले के पास जाऊं और मैं उससे बोल रहा हूं मुझे 10 दे दो, क्या दे दो? 10 चावल दे दो, ठीक है। अब 10 क्या दे दो? 10 के पीछे ग्राम लग सकता है, किलोग्राम लग सकता है, क्विंटल लग सकता है, टन लग सकता है, 10 यूनिट लग सकता है, मतलब 10 बोरी मुझे दे दो, सही है। और इस तरीके से ये जो 10 मिलीग्राम, तो इस तरीके से ये सारी यूनिट बता रही है कि कितना लेवल पे उसे चाहिए, ठीक है। क्विंटल चाहिए मतलब कि उसे 100 किलो की जरूरत है। टन चाहिए मतलब कि उसे 10,000 10,000 केजी की जरूरत है, सही। तो इस तरीके से हम गैस कर सकते हैं कि बेसिकली एक यूनिट ही मेजरमेंट को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करती है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं बच्चों? रब कर दूं? सर एक मिनट। सर, क्या इन फ्यूचर अगर एंगर का कोई फॉर्मूला निकल जाए, उसकी यूनिट निकल जाए कोई, और कोई उसे मेजर कर दे, तो क्या वो भी एक क्वांटिटी बन जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी? यस सर। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। मुश्तरी आपने लिख लिया पूरा? यस सर। ओके। तो मैं यूनिट तो समझ में आ गया कि क्या चीज है। देखो जितने भी जेई और नीट में आज तक क्वेश्चन आए वो ज्यादातर इन 3 टॉपिक से सबसे ज्यादा है। यूनिट्स कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन, दूसरा आया है आपका डायमेंशन में से, और तीसरा आया है एरर में से। तो ये 3 टॉपिक सबसे ज्यादा इस चैप्टर के मेन है, ठीक है। कभी कभार सिग्निफिकेंट फिगर से भी क्वेश्चन आया है, और पैरालेक्स से क्वेश्चन आया। तो टोटल इसमें 5-6 टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, और सबसे मेन तो इसके अंदर ये 3 रहेंगे, एरर्स, और क्या क्या बोलते हैं उससे, हमारा यूनिट कन्वर्जंस और डायमेंशंस। यूनिट कन्वर्जन देखने में बड़ा इजी लगता है या करने में बड़ा इजी लगता है, पर वो लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देते थे जैसे जूल और कैलोरीज के ऊपर, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है वो। चलो तो स्टार्ट करेंगे हम। पहले तो हमें यूनिट के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि यूनिट 2 तरीके की होती है। एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स, और एक होती है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड फंडामेंटल यूनिट एकदम जो बेसिक यूनिट है, ठीक। यूनिट्स बेसिकली 2 टाइप की होगी। वंदना आवाज आ रही है मेरी? वंदना? जी सर। ओके, ओके।
तो यूनिट जो होती है वो फंडामेंटल, मैं आपको बताता हूं इसके बारे में थोड़ा सा कि यूनिट कैसे काम करती है। फंडामेंटल यूनिट्स वो होती है जो इस दुनिया की सबसे बेसिक यूनिट है, जिससे और छोटा नहीं किया जा सकता, मतलब और उसका कोई और रूप नहीं है। सबसे पहले वही मेन यूनिट्स होती है जिनमें हम कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर मास, लेंथ, टाइम, मास, लेंथ, टाइम, फिर आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंगल, सॉलिड एंगल। तो इसके अंदर 1 2 3 4, ये सारा पूरा वर्ड साथ में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 5 टेम्परेचर, 6 करंट, 7 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 8 एंगल और 9 सॉलिड एंगल। ये 9 यूनिट सबसे फंडामेंटल यूनिट्स है। क्लियर है बच्चों? कौन कौन सी 9 है बताना। ठीक है, जैसे मास की आप ये हमेशा याद रखना, केजी इज अ फंडामेंटल यूनिट। लेंथ की मीटर इज अ फंडामेंटल यूनिट, मीटर। टाइम की सेकेंड इज अ फंडामेंटल यूनिट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल फंडामेंटल यूनिट है। और टेम्परेचर की आपकी केल्विन इज अ फंडामेंटल यूनिट, केल्विन। करंट की एम्पियर इज अ फंडामेंटल यूनिट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, सीडी, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। कैंडेला इज अ फंडामेंटल यूनिट। एंगल की रेडियन इज अ फंडामेंटल यूनिट। और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन, बच्चों नोट कर लिए इनको, मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा आपको। केजी, मीटर, सेकेंड, मोल, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, रेडियन और स्टेरेडियन। लिख लिया बच्चों? इरा आवाज आ रही है? यस सर। रौनक, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। तो ये लिख लिया? हाँ लिख लिया। सही। इन्हीं 9 की 9 यूनिट से ये डिराइव्ड यूनिट सारी बनती है। उन्हीं 9 की 9 यूनिट से सर सारी हमें derived यही unit। 9 करने हैं या इससे भी ज्यादा है? हमें ये 9 ही करना है फंडामेंटल में, बाकी सारी तो हम खुद बना लेंगे इन्हीं की मदद से। ठीक है, इन 9 की मदद से। तो जो सबसे बेसिक यूनिट हो सकती है वो ये होती है, जिसमें आप लोगों को केजी मीटर सेकंड के बारे में तो पता ही होगा। टेम्परेचर का केल्विन भी पता होगा कि टेम्परेचर केल्विन वाला लेते हैं। करंट एम्पियर में लेते हैं, इतना भी पता है। अभी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने सुना होगा, मोल। मोल में क्यों लिया जाता है उसका रीजन मैं बता दूं आपको। कहते हैं कि अगर सिर्फ एक ऑक्सीजन लाएं, एक सिंगल ऑक्सीजन लेके आए, या हम इतना ऑक्सीजन लेके आए 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एक्चुअली में ये पॉइंट की वैल्यू नहीं है, ये है 6000, ठीक है, 22 इंटू 10 की पावर 20। इतनी बड़ी वैल्यू है, इतनी बड़ी। इतने ऑक्सीजन लाए। जब हम इतने ऑक्सीजन लाते हैं तो हम मास निकाल ही नहीं सकते एक ऑक्सीजन का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब इतने ऑक्सीजन लाते हैं, पूरे इतने ऑक्सीजन 6022 ऑक्सीजन, और इंटू 10 की पावर कितना है 20, तो उसका मास आता है 16 ग्राम। क्लियर है बच्चों? तब कहीं जाके उसका मास ग्राम में आ पाता है।
जो कि किलोग्राम में तो बहुत ही कम होगा, 0.016 kg। आ रही बात समझ में बच्चों? तो मोल का मतलब होता है इतने सारे पार्टिकल्स। जब हम इतने सारे पार्टिकल लाते हैं ऑक्सीजन के, जिसे हम बोलते हैं 1 मोल पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन, तभी हम उसे कैलकुलेट कर पाते हैं। एक सिंगल ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कम है। क्लियर है? ठीक है। अगर इतने सारे पार्टिकल 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स है, उनका मास 16 ग्राम आया है, तो एक पार्टिकल का मास कितना आएगा? 16 ग्राम डिवाइडेड बाय 16 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.022 × 10⁻23। क्लियर है? क्योंकि इतने सारे पार्टिकल का इतना है, तो उसमें से अगर इसको इंटू 1 लिख सकते हैं, इसका इंटू 1 भी वही आएगा, तो हम इसको पूरा नीचे ले गए, तो एक पार्टिकल का मास इतना कम आएगा। क्लियर है बच्चों? समझे? तो इसीलिए 1 मोल काफी एक बड़ी वैल्यू होती है। अब आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कि लाइट की जो इंटेंसिटी आ रही है, लाइट की जो इंटेंसिटी है, ठीक है, कितनी ब्राइटनेस है लाइट में। पहले हम ये मेजर नहीं कर पाते थे लाइट की ब्राइटनेस, पर आजकल हम मेजर कर पा रहे लाइट की ब्राइटनेस। बताओ कैसे? कैंडल की मदद से। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि एक मीडियम साइज कैंडल ले लो तुम लोग, और एक तरफ तुम्हारी ट्यूबलाइट रख लो या बल्ब रख लो। एक डार्क सा पर्दा लगा दो, एक तरफ कैंडल रखनी है और एक तरफ क्या रखना है आपको? आपको बल्ब रखना है, या जो भी आप ट्यूबलाइट रखना चाहते हो वो रख लो, और बीच में काला पर्दा लगा दो। अब यहां आप कैंडल रखना शुरू करो, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, आपने लिखना है। आपने 10 कैंडल रखी, तो क्या हुआ? यहां की लाइट जितनी उस पर्दे पे पड़ रही थी, 10 कैंडल मिला के उतनी लाइट यहां बना पा रहे हैं। यहां जितनी बल्ब की लाइट थी, मान लेते हैं यहां एक कोई बल्ब है, और वहां 12 लाइट रखने पर उतनी लाइट बराबर हो पा रही है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि 1 बल्ब जो है हमारा, वो कितना कैंडल है? 12 कैंडल के बराबर। सर फिक्स्ड है हर बल्ब का? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं एक एग्जांपल के तौर पे, वो तो हमें फिर अलग अलग बल्ब का अलग अलग वॉट होता है ना। जैसे कोई मैंने बल्ब लिया है 20 वॉट का, है ना। अब देख लो उस हिसाब से कि अगर आप इसको भी 5 गुना कर दोगे, 100 वॉट कर दोगे, तो यहां पर भी इंटू 5 गुना हो जाएगा, और कितना हो जाएगा वो बताओ? 60 कैंडल। समझ गए आप लोग बच्चों? ओनली इंटीजर में ही रहेगी वैल्यू? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो थोड़ा हम लोग को देखना पड़ेगा कि कैंडल के भी तो साइज होंगे ना। यस सर। हाँ, उस हिसाब से आपकी लुमिनस इंटेंसिटी भी मैटर करेगी। तो लुमिनस इंटेंसिटी भी एक बैलेंसिंग की तरह है। जैसे यहां हम मास रखते हैं और उधर भी हम मास रखते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं, तो कहते हैं हाँ चलो 5 किलो हो गया। देखा है ना ऐसे? 5 किलो का इधर लोहा रखते हैं, 5 किलो इधर चावल रखते हैं, फिर वो दोनों बराबर हो गए तो कह रहे हैं ले जाओ। वैसे ही कैंडला में भी क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी जो इधर से आ रही है, उसको हम कैंडल से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? ओके सर। ओके ओके, ठीक है। अब आते हैं एंगल और स्टेरेडियन पर। इसमें से किसी को डाउट है? ऊपर वाली 7 में से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, सब क्लियर है? हाँ ना तो बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। सर हाँ हाँ बोलो। सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी रिपीट कर दीजिए। लुमिनस इंटेंसिटी में आपको दोबारा बताता हूं क्या होती है। कि हम क्या करते हैं कि एक बल्ब ले आए मान लो, ठीक है, और वो यहां रखा हुआ है इस तरफ, बीचों बीच एक पूरा पर्दा लगा दिया हमने, ठीक है, ब्लैक कलर का मान लो पर्दा लगा दिया हमने। यहां बल्ब है, यहां पर्दा है, और यहां पर हम कैंडल रखना स्टार्ट करेंगे। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, ऐसे हमने 12 कैंडल रखी। फिर हमने दोनों तरफ देखा पर्दे के। जब इस तरफ देखा तो जितनी लाइट ये बल्ब बना रहा है उतनी वो कैंडल मिलके बना रही है। क्लियर है? तो वो एक बल्ब कितने कैंडल्स के बराबर हो गया? 1 बल्ब इज 12 कैंडल। क्लियर है? यस सर। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंटेंसिटी देखी। इंटेंसिटी मतलब कि कितना ब्राइट है बल्ब। पहले हम ये नहीं कर पाते थे, पर अब हमने ये करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमें
पता लग गया कि इंटेंसिटी को भी मेजर किया जा सकता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को भी, और एंगल और सॉलिड एंगल देखते हैं। क्लियर है? रब कर दे बच्चों। यस सर। ओके, तो हम क्या कर देंगे, अगर हमारी ये 9 यूनिट बहुत अच्छी है ना, तो हमारी और भी चीजें आगे जाके अच्छी हो जाएंगी यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। कैलोरी सुना आपने कभी? यस सर। जूल सुना है? जूल? यस सर। सबने सुना है, पर देखो जूल नहीं है इसके अंदर, है ना, कैलोरीज भी नहीं है इसके अंदर, न्यूटन भी नहीं है इसके अंदर, मतलब ये लोग सब फंडामेंटल यूनिट नहीं है। सही है। अब पहले बात करते हैं एंगल की। दो लाइन के बीच में, दो लाइन जो है, ये दो लाइन है, सही है, जैसे ये एक ही लाइन है, तो क्या आप एंगल निकाल सकते हो? बताओ। नो सर। अगर आप इसे 30 बोलोगे तो मैं इधर लगा के इसे 120 कर दूंगा, आप 120 बोलोगे तो मैं इसको इधर लगा के 30 कर दूंगा, आप 90 बोले तो मैं इधर लगा के 60 कर दूंगा। तो इस तरीके से एक लाइन की कभी भी क्या निकालनी जा सकती? एंगल। सर 180 तो हो सकता है ना? सही है। नहीं, सिर्फ सिंगल लाइन, सिंगल लाइन का हम कभी भी एंगल ऐसे नहीं निकाल पाते। तो हमें मिनिमम दो लाइन, एक बेस लाइन होती है एंगल निकालने के लिए, मान लो ये एक बेस लाइन है, ठीक है, और ये एक इंक्लाइन लाइन है, तो इस तरीके से हम एंगल निकाल पाते हैं। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो ऐसे, तो ये कितना हो गया बताओ? 0 डिग्री, है ना? यस सर। सही। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि एंगल जो होता है ना, वो होता है, ठीक है, मिनिमम कितनी? इट इज बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में होता है एंगल, ठीक है। जो आपका आर्क बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल। जैसे दो लाइन के बीच में जो आर्क बनती है उसको हमने क्या बोला? एंगल बोल दिया। पर सॉलिड एंगल थोड़ा सा अलग होता है। एंगल तो हम बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं वैसे भी, कि हाँ यार 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब आर्क के ऊपर होता है कि कितनी आपकी आर्क बनी। क्लियर है? यस सर। सही है। अब सॉलिड एंगल देखते हैं। ये कोई एरिया है, ये क्या है? एरिया। एरिया के यहां से इस बीच वाले पॉइंट से ऊपर जाके एक पॉइंट है, उस पॉइंट से आपकी ऐसे लाइंस आ रही हैं बहुत सारी, ठीक है। इस पॉइंट से, जो कि इसके एकदम ऊपर है परपेंडिकुलर, और वहां से बहुत सारी लाइन आ रही है। ये जो एंगल्स होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। और होता क्या है सॉलिड एंगल? मैं आपको बता दूं, सॉलिड एंगल को पहली बार, इसको तो थीटा से जनरली रिप्रेजेंट करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है ओम वाले सिंबल से। किससे बच्चों? ओम। ओम वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करता है, जो हमने पहले ओम वाला सिंबल देखा है। और इसका मतलब ये होता है प्रोजेक्शन से रिलेटेड होता है। मतलब कि आपने कभी देखा है, आप एक चीज नोटिस करना, कभी आप सिनेमा हॉल गए और सिनेमा हॉल में आपने पर्दा देखा है? सिनेमा हॉल का किसी ने पर्दा देखा हो? यस सर। वेरी गुड। क्या आपको पता है पीछे एक प्रोजेक्टर होता है जिससे इस पे डाला जाता है लाइट? किसने देखा है? यस सर। कि पीछे एक प्रोजेक्टर होता है, उससे लाइट डाली जाती है। क्या लाइट वो पूरे इस पर्दे को कवर कर लेती है? यस सर। सही। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर उस प्रोजेक्टर से इतनी लाइट्स डाली जा सकती है। और इन सब के बीच में कौन सा एंगल होगा बताओ? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल हमेशा एक एरिया बनाता है। क्या बनाता है? एरिया। एरिया। एरिया बनाता है। जैसे
आप किसी तरबूज वाले के पास जाना गर्मियों में, तो तरबूज को यूं 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 काट के आपको दिखाएगा कि लाल है कि नहीं। किसने देखा है? देखा है। ऐसी शेप निकाल के वो दिखाता है, ऐसी ऐसी शेप होती है वो, और वो निकाल के ऐसे दिखाता है, देखो लाल है कि नहीं। किसने देखा? तो उसने, देखा है। यस, ये पॉइंट है, इससे जो मल्टीपल लाइन निकल रही है वो होती है सॉलिड एंगल। सही है। हमारे घर का जो कोना होता है जिससे एक्स वाई जेड तीनों निकल रहे हैं और तीन अलग अलग निकल रहे हैं, वो होता है सॉलिड एंगल। सही है। आपने टोपी देखी है, टोपी, कोण, यस सर। वो भी एक सॉलिड एंगल होता है। पिरामिड के सबसे ऊपर वाला टॉप पॉइंट जिससे अलग अलग ऐसे जा रही है, पिरामिड बन रहा है, वो भी कौन सा एंगल होगा? सॉलिड एंगल। वेरी गुड, सॉलिड एंगल। एनी डाउट बच्चों यहां तक आप लोगों को सॉलिड एंगल के बारे में? नो सर। सही। मतलब ये उन चीजों में होता है जहां से एक पॉइंट से मल्टीपल लाइंस निकल रही हो। क्या निकल रही हो? ठीक है। क्या ये सॉलिड एंगल है? नहीं। नो सर। अच्छा, अब यस सर है। अब देखो यहां एक एरिया बन गया, क्लियर है ना? यस सर। वेरी गुड। तो इस तरीके से सॉलिड एंगल होता है स्टेरेडियन, और ये सब बेसिक यूनिट्स होंगी, केजी, मीटर, सेकंड, मोल, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, रेडियन, स्टेरेडियन, ये सबसे बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट्स। और बाकी जो दूसरी यूनिट है ना, न्यूटन, पास्कल, केल्विन, टॉरसेलीज, ठीक है, कूलम, ये सब क्या है बताओ? डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं न्यूटन। क्या लेते हैं? न्यूटन। न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट होती है, और जो कि होता है एम इंटू ए। 1 न्यूटन होता है 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ ये केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सारी कौन सी यूनिट है? फंडामेंटल। डिराइव्ड यूनिट। ना ना, ये सब फंडामेंटल्स है। ये कौन सी है? डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या होती है कि आप फंडामेंटल को ना दिखाओ और अपना कोई एक नाम दिखा दो। क्लियर है? समझ आ रही है बात आपने? कि असलियत में होनी क्या चाहिए थी फोर्स की यूनिट, के मास की केजी और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स की असली यूनिट ये होनी चाहिए थी, जैसे केजी मीटर पर। जैसे याद है आपको मोमेंटम, मोमेंटम बोलता है मेरी यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम की एकदम फंडामेंटल यूनिट्स होती है, कोई भी डिराइव्ड यूनिट नहीं होती मोमेंटम की। कोई नाम नहीं है, किसी नाम पर नहीं है यूनिट, क्योंकि इसमें क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास केजी और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो बताओ क्या ये डिराइव्ड यूनिट है मोमेंटम? यस सर। नहीं नहीं, कहां है बच्चे डिराइव्ड? नहीं, फंडामेंटल। क्योंकि उसमें तो डायरेक्ट फंडामेंटल दिख रही है, केजी मीटर पर सेकेंड डायरेक्ट फंडामेंटल दिख रही है। मतलब डिराइव्ड वो है जो आप बड़ी सी कोई फंडामेंटल यूनिटी हो, पर उसको आप कोई अपना नाम दे दो। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पर जूल बताता हूं। क्या बताता हूं? जूल। ठीक है, जूल जैसे ले लेते हैं, आपने mgh सुना है? एनर्जी। यस सर। यस सर। एनर्जी का फॉर्मूला। अब mgh एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो m क्या होगा बताओ? kg। केजी। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर हाइट, क्या आएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया जूल, 1 जूल। अब बताओ जूल भी, जूल के अंदर ये 3 यूनिट छुपी हुई है, पर हमें ऊपर ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? बस हमें ऊपर ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? बस हम एनर्जी को जूल। डायरेक्ट जूल जूल लिख देता है, पर हमें ये नहीं पता कि अंदर ये पूरी अंदर माल मसाला है। ठीक है,
तो ये क्या होती है, डिराइव्ड होती है, जिसमें आप फंडामेंटल यूनिट्स के कॉम्बिनेशन को अपना कोई नाम रख के कर लेते हो। जैसे अब एम्पियर है, एम्पियर ने ऐसा कुछ नहीं करा, एम्पियर ने पहली बार ही करंट बताया और करंट की कोई और यूनिट बन ही नहीं सकती, तो इसने अपनी खुद के नाम पे रखी, पर इसके अंदर और कोई झोल झपाटा नहीं है। समझ गए? बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग को यहां तक? नो सर। नो सर। सही है। न्यूटन लिखी आपने, केजी, ये आपने ये दोनों लिखे? यस सर। ये और ये, वेरी गुड, सही है। अब बता सकते हो कूलम ने क्या करा, झोल झपाटा? कूलम, कोई बच्चा बता सके कूलम का झोल झपाटा? कोई नहीं है? इसे रब कर दूं बच्चों? सर एक मिनट। हो गया सर। हो गया? अब जैसे कूलम, कूलम ने बताया था चार्ज के बारे में। किसके बारे में? चार्ज। तो इसने एक फॉर्मूला दिया था, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज का फॉर्मूला आया करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम। तो 1 कूलम जो है वो एक्चुअली में 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। क्लियर है? और ये एम्पियर और सेकेंड क्या है? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट। और कूलम क्या है? डिराइव्ड ड्राइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट। वेरी गुड, ठीक है। ये थर्ड एग्जांपल था। फोर्थ एग्जांपल पास्कल का लेते हैं। पास्कल ने बोला मैं हूं फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर हूं मैं, क्या हूं? प्रेशर। और बोला मैं हूं फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स क्या होता है आपको बताइए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन खुद ही एक क्या है? डिराइव्ड यूनिट होती है, जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो यहां से मीटर और 1 मीटर कट गया और पास्कल आया केजी मीटर -1 सेकेंड -1, केजी मीटर -1 सेकेंड -2। ये आपका पास्कल बन गया। बच्चों समझ में आया आप लोगों को ये कैसी यूनिट है? पास्कल इज अ ड्राइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट है। काशिफ आप सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो ये सब चीजें? यस सर। वेरी गुड। तो आपको सबसे मेन तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि इनके अलावा जितने भी आपने यूनिट पढ़ी है वो सब क्या है बताओ? डिराइव्ड यूनिट। कोई और नाम बता सकता है? जैसे मैंने 4 नाम बताए, न्यूटन, जूल, कूलम और पास्कल। कोई और आपके दिमाग में नाम में याद आ रहा? पॉइस। पॉइस, वेरी गुड। पॉइस देख लेते हैं। ये किसने बताया पॉइस? अच्छा, शुभाना। रब करूं? बच्चों आपने ये सब नोट कर रहे हो ना? देखो एक छोटी से छोटी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? एंट्रेंस क्लियर करने का एक ही सिर्फ होता है तरीका, वो होता है कि आपको एक छोटी से छोटी बेसिक से बेसिक डिटेल पता हो।
कि ये होती क्या है यूनिट्स, क्योंकि यूनिट में से एक क्वेश्चन आता ही है। अब जैसे पॉइस की बात करें, ठीक है, तो पॉइस का फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको, फोर्स इनटू एक्स पोजीशन नीचे एरिया बाय वेलोसिटी, ठीक है। पॉइस किसकी यूनिट होती है? ये विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट होती है, विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होता है लिक्विड फ्रिक्शन। क्या होता है? लिक्विड के अंदर जो फ्रिक्शन हो उसे हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। और अब इसकी अगर यूनिट देखें तो केजी की क्या होती है? फोर्स की क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू एक और मीटर बाय मीटर का स्क्वायर और मीटर s-1, इसकी मीटर। इस मीटर स्क्वायर से ये दोनों मीटर कट गए तो पता क्या आएगा? केजी मीटर -1, ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा और यहां आएगा सेकेंड -1, क्योंकि ये दोनों -2 -1, ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा तो -1। ये आंसर आएगा इसका 1 पॉइंट का। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? यहां तक किसी को पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े बच्चों। क्या भाई कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे सब? यस सर। यस सर। और नेटवर्क ठीक आ रहा है? तुम्हें दिखाई दे रहा है बोर्ड? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है। अब ये एक यूनिट सिस्टम वर्ड है, एक यूनिट सिस्टम। बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज हो रखी है जो आपकी CGS में हो रखी है। किसमें हो रखी है? CGS में। और बहुत सारी डिस्कवरीज ऐसी है जो आपकी हो रखी है MKS, ठीक है। और एक और वर्ड होता है SI यूनिट, SI यूनिट सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम को SI सिस्टम होता है। इसमें एक वर्ड होता है MKS KA। MKS KA का मतलब जानते हो? SI सिस्टम में ये पूरा वर्ड आता है जिसमें M का मतलब होता है पता है क्या? बताओ। मीटर, वेरी गुड, मीटर। K का मतलब होता है केजी। S का मतलब होता है सेकेंड। K का मतलब होता है केल्विन और A मतलब होता है एम्पियर। तो इस पूरे ये पूरी 5 जो ये आपको दिख रहे हैं अल्फाबेट्स, ये पांचों बनके क्या बनता है? SI यूनिट सिस्टम। क्लियर? जनरली एक्चुअली में 1 2 3 4 और 5 फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही ये 5 सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीजें होती है। कैंडला इतना यूज नहीं होता, रेडियन इतना यूज नहीं होता, स्टेरेडियन और मोल इतना यूज नहीं होता जितना ये 5 होता है। तो SI सिस्टम में ये पूरा वर्ड यूज होता है, MKS KA। क्लियर?
तो बोलते हैं ना एसआई यूनिट सुना होगा आपने, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, है ना। यस तो एसआई सिस्टम इन 5 अल्फाबेट से मिलकर बनता है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। सही है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों एसआई सिस्टम को फॉलो करते हैं, पर जनरली जो यूनिट्स बनी है वो सीजीएस और एमके सिस्टम में बनी है। ये एमके सिस्टम और सीजीएस 90s के अंदर इनके बारे में इतना आइडिया नहीं था जितना सिर्फ किनके बारे में आइडिया था, मास, लेंथ और टाइम के बारे में। क्लियर है? यस सर। जो आप 19th सेंचुरी देख रहे हो, ठीक है, अभी 21st सेंचुरी चल रही है, ठीक है। जो 19th सेंचुरी जो थी उसके अंदर ओवरऑल लोग ज्यादातर इन तीनों यूनिट्स पर ही काम करते थे, मास, लेंथ और टाइम पे। तो उन्होंने सबसे पहले तो क्या बनाई, सेंटीमीटर यूनिट बनाई, ग्राम यूनिट बनाई और सेकेंड यूनिट बनाई, कि हर चीज को सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में मेजर किया जाएगा। पर ये इतनी छोटी यूनिट होती है कि कोई वो नहीं निकल पाया, इससे कोई बड़े रिजल्ट्स अच्छे से नहीं निकल पाए। रीजन का मतलब यह है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे हम हर चीज तो ग्राम में नहीं खरीदते ना, हम हर चीज तो सेंटीमीटर में नहीं लाते ना, ज्यादातर हर चीजें किसमें होती है, मीटर्स में होती है या किलोग्राम में होती है। सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 किलो का वो आता है लोहे का वजन, उसकी जगह हम 1-1 ग्राम के वजन शुरू कर दे यूज करना, तो 1 किलो के सामान को तोलने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यस सर। वेरी गुड। तो इसी तरीके से याद रखना कि जो आपका सीजे सिस्टम है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग सिस्टम है, मतलब इसके अंदर ये जो बहुत ही छोटी छोटी यूनिट्स है। तो बाद में इसको इग्नोर करके क्या शुरू किया गया बताओ, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड सिस्टम। मतलब ज्यादातर मोस्टली डिस्कवरी इसी के अंदर आती है, ठीक है। और बोला जाता है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड में कन्वर्ट कर, ठीक है। जैसे 2 साइंटिस्ट के बारे में बताऊंगा, दोनों ने ही फोर्स के बारे में बताया, पर जिसने इस फोर्स के बारे में बताया, इस सिस्टम में बताया, वो ज्यादा चला, ठीक है। एक साइंटिस्ट का नाम है डाइन, क्या नाम है, डाइन। और एक का नाम है न्यूटन। किसका नाम आपने ज्यादा सुना है बताओ? न्यूटन। सही है। आपने इन दोनों में से कौन सा नाम ज्यादा सुना है जो ऊपर लिख रहा हूं मैं? सर बताओ जी। बताओ। ये नहीं सुना, अर्ज। ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअली में जो 1 डाइन होता है ना, वो होता है 1 kg, नहीं सॉरी, 1 ग्राम सेंटीमीटर S-2, और 1 न्यूटन होता है 1 kg मीटर S-2। बताओ इन दोनों में क्या फर्क है डाइन और न्यूटन के अंदर? सर डाइन सीजीएस में और न्यूटन एमकेएस में। वेरी गुड। सीजीएस समझ गए आप लोग, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड के अंदर है डाइन, और वही न्यूटन किसमें है, एमके सिस्टम है। तो इसीलिए न्यूटन की यूनिट फॉलो करी जाती है, डाइन की यूनिट फॉलो नहीं करी जाती, जबकि दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों की एक्सप्लेनेशन भी सेम है। इसके अकॉर्डिंग भी यहां मास है, लेंथ है, टाइम है, उधर भी मास है, लेंथ है, टाइम है, पर कौन फॉलो किया जाता है, न्यूटन। क्लियर है बच्चों? सही है। तो अगर 1 kg मीटर स्क्वायर S-2 है, 1 जूल ये है, मान लेते हैं 1 kg मीटर स्क्वायर S-2, तो बताओ 1 अर्ग क्या होगा? 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर S-2। वेरी गुड। 1 ग्राम, केजी की जगह ग्राम आ जाएगा, यहां होगा सेंटीमीटर स्क्वायर S-2। समझ गए? यस सर। सही है। तो दोनों में फर्क है, याद रखना।
कोई यहां तक डाउट बच्चों? तो ज्यादातर यूनिट्स को हम लोग एमपीएस में पढ़ते हैं और सीजीएस के बारे में बहुत ही कम आइडिया रहता है। सीधा समझ पा रहे हो आप? यस सर। ओके। तो न्यूटन और जूल इसीलिए फेमस है क्योंकि ये किसमें, किलोग्राम, मीटर और सेकंड के अंदर। और वहीं ये जो डाइन और अर्ज है ये भी दोनों यूनिट होती है, ये फोर्स की होती है, एनर्जी की होती है, बट ये सेंटीमीटर में होने के कारण इतनी फेमस नहीं है। पर सर सेकंड -2 क्यों है? माइनस में क्यों है? माइनस में क्यों है? एक्चुअली में देखो, फोर्स का फॉर्मूला होता है, वो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास होता है केजी में और यहां होता है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या होता है कि वो ऊपर जाके, ये ऊपर जाके -2 हो जाता है। क्लियर है? एक्चुअली मैथ्स का एक रूल है, जब भी कोई नीचे से चीज ऊपर जाएगी तो माइनस में लग जाएगा उसमें। समझ गए? ओके सर। इसीलिए यहां -2 आ रखा है। और वैसे ये सारी यूनिट चारों की चारों डिराइव्ड है या फंडामेंटल? सर डिराइव्ड यूनिट। ये सारी डिराइव्ड है चारों की। रब कर दूं ना बच्चों? यस सर। वेरी गुड। तो यूनिट्स के बारे में आपको मोस्टली सब कुछ पता लग चुका है कि सीजीएस और एमकेएस में होती है, यूनिट सिस्टम होते हैं कुछ, और सबसे मेन चीज फंडामेंटल भी यूनिट्स होती है और डिराइव्ड यूनिट्स भी होती है। पर यूनिट का मेन मकसद क्या होता है कि किसी भी मेजरमेंट को सपोर्ट करना। क्लियर है? यूनिट देख के आप आराम से बता सकते हो क्या चीज गिवन क्वेश्चन के अंदर। हेडिंग डालो यूनिट कन्वर्जन। लिखो कि एक यूनिट को हम दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कैसे करेंगे। अगर सीजीएस में, एमकेएस में, तो उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तैयार हो आप लोग? यस सर। वेरी गुड। इसी टॉपिक पे थोड़ा सा वो क्वेश्चन में चेंज करके टफ बनाते हैं क्वेश्चन को। अब यूनिट को कन्वर्जन को मैं सिंपल लैंग्वेज में पहले आपको समझा दूं। क्या आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर? बताओ। यस सर। यस सर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100। इसमें इन चारों चीजों को आप अलग अलग देखो। इन चारों चीजों को अलग अलग देखो। 1 मीटर को अलग देखो, 100 सेंटीमीटर को अलग देखो। यहां पर जो ये 1 है ये एक नंबर है। क्या है? नंबर। और m है वो एक क्या है? यूनिट है ना? है ये या नहीं? यस सर। क्या ये भी एक नंबर है और उसकी एक अपनी यूनिट है? देख रहे हो ना? तो मैं बोल सकता हूं n1 यानी कि नंबर 1, जो नंबर 1 है, मल्टीप्लाई यूनिट 1
इसकी अपनी खुद की यूनिट 1 इज इक्वल टू नंबर 2 इंटू यूनिट 2। क्या ये बात सही है? यस सर। यही आपका फॉर्मूला बन सकता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तब क्या ये फॉर्मूला बनता n1u1 इज इक्वल टू n2u2 इज इक्वल टू n3u3। क्योंकि आप सारे नंबर को देखोगे ना, सारे नंबर अलग अलग है, तो इनमें n1 n2 n3 तीन नंबर अलग अलग और उनकी तीनों यूनिट अलग अलग। क्लियर है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो क्या ये लॉजिक इसमें काम कर रहा है? 1 आवर इज इक्वल हैज 60 मिनट्स इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। यस सर। यस सर। ये एक नंबर 1 है, ये उसकी यूनिट 1 है, नंबर 2 यूनिट 2 इक्वल टू नंबर 3 यूनिट 3। देख पा रहे हो? तो आप अगर ये अपने दिमाग में लॉजिक याद रख लो तो देखना कैसे हंसते हंसते सारी यूनिट सॉल्व हो जाएगी। पहले सब कर लो प्लीज बच्चों, ये नोट लिखो, वो करो, ये करो। और हमारा एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना, n1u1 इक्वल टू n2u2। मैंने अपनी लाइफ में जितने भी यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चन है वो सब इसी से करे। बच्चों ब्लर हो रहा है। ब्लर हो रहा है? सर क्लियर है। क्लियर है? एक बार जिसको ब्लर हो रहा है रीजॉइन कर लो प्लस बच्चों। रब कर दूं? यस सर। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन इस n1u1 को कैसे लगाना है हमें इजी वे में। आयुष आवाज आ रही है आपको? यस सर। लेट हो गया आप काफी। लेट उठते हो क्या आप? सर याद नहीं रहा था। अच्छा, तो जनरली देखो एक नॉर्मल सा पहले क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि हमारा थोड़ा पता लगे। 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल सा समझिए क्वेश्चन क्या है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 किलोमीटर r माइनस 1 इज इक्वल टू मीटर s माइनस 2, सॉरी मीटर r माइनस 2 पर r स्क्वायर है ना तो माइनस 2 हो जाएगा इधर। आप ये समझ गए इतना छोटा सा बात? बच्चों ये दोनों बातें समझ में आई तुम्हें? यस सर। इसका मतलब हमें यहां कुछ पूछा है, इस फिल इन द ब्लैंक में कुछ पूछा है, कुछ डालना है, सही है? तो हम इसे ऐसे बोलेंगे कि ये हमारा क्या है बताओ, n1 है, ये हमारी पूरी यूनिट है u1, यहां जो निकालना है वो n2 है और ये पूरा क्या है u2। क्लियर है?
N1 इंटू U1 इज इक्वल टू N2 इंटू U2। कोई दिक्कत यहां तक? तो नो यहां सर। से N2 की वैल्यू क्या आएगी बताना? N1 U1, क्या ये आएगी? बच्चों समझ पा यस रहे हो सर। आप लोग? हमारा फॉर्मूला क्या है? N1 U1 प्लस इक्वल टू N2 U2। मुझे नंबर 2 निकालना है, तो मैं इसको इसके नीचे ही तो ले जाऊंगा। वंदना, आप समझ पा रहे हो ये कैसे हुआ? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक, तो बताना मैंने यहां पर 1 क्यों लिख दिया इसकी जगह, और इसकी जगह किलोमीटर पर आर स्क्वायर बाय मीटर S-2 क्यों लिख दिया यहां पर? क्योंकि वो N1 की वैल्यू है और वो N2 की फिर अपॉन में U2 लिख दिया, जिसे U सर N2 U1 बाय U2 मैंने डिवाइड कर दिया। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो N2 इक्वल टू हमारा आया 1। अब मैं क्या करूंगा, किलोमीटर और मीटर में से पावर कॉमन लूंगा। इन दोनों की पावर क्या है बताओ? कुछ नहीं है तो 1 है पावर, है ना? और यहां पर भी आपको क्या कॉमन लेनी है बताओ? पावर। ये स्टेप कभी मत भूलना, पावर कॉमन लेने का। पावर कॉमन लेने के बाद आप इसे लिख सकते हो 1। इसमें से बड़ी वाली यूनिट कौन सी है? ये है, ये किलोमीटर। मीटर है। तो मैं किलोमीटर को क्या ये लिख सकता हूं, यस सर। जिससे मीटर से मीटर कट जाएगा। इन दोनों में से बड़ी यूनिट कौन सी है? आर। क्या R A1 हमेशा याद रखना, 1 आवर में कितने 3600 सेकेंड होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? 3600 सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड भी कट गया और यहां -2 रहेगा बाहर कॉमन में। एनी डाउट बच्चों यहां तक? नो सर। सही। तो यहां 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 की पावर भी 1, क्योंकि यहां कुछ नहीं था, यहां 1 था। और यहां पर पता है क्या आएगा? 3600 की पावर -2, क्योंकि नीचे तो पूरा कट चुका है, तो 3600 की पावर -2। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों यहां तक? तो मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 1 इंटू 1000 बाय 3600 इंटू 3600। बताओ डिवाइड में क्यों आया? सर माइनस में था ना, -2 थी उसके बाद। इसलिए ऊपर नीचे ले जाके और 0 से 0 ऐसे काट देंगे, इस 0 से इस 0 काटेंगे। इसका आंसर आएगा 1 बाय 36 इंटू 360। ये हमारा क्या आया है बताओ? N2। क्लियर है? बच्चों समझ में आया आपको N2 कैसे निकाला हमने? यस सर। यस सर। सही है। तो यहां हम लिखेंगे 1 बाय 36 इंटू 360। आप चाहो तो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, पर यह तरीका है निकालने का। क्लियर है? और कोई बच्चा यहां पावर नहीं लेता -2, जैसे -2 हमने यहां दोनों का कॉमन लिया, तो यहां बड़ी दिक्कत हो जाती है उसके बाद। बच्चों समझिए आप लोग? सॉल्व करा आपने ये? पहले यहां तक नोट करो, फिर ये वाला नोट करो। 7.71 इंटू 10 की पावर -5। हाँ, रब कर दूं बच्चों अब?
रैप कर दूं ना? यस सर। यस यस सर। तो ये तो बेसिक ट्रिक। अब थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर है? आपने नोट कर लिया वंदना? यस सर, कर लिया। ओके। तो बात कर रहे हैं हम लोग। बोला गया है कि 1 कैलोरी है। क्या है? 1 कैलोरी है जो 4.2 जूल है। करना इस क्वेश्चन को ध्यान से। 1 कैलोरी कितना दिया है? 4.2 जूल। क्लियर है? समझ रहे हो बच्चों? यस सर। कोई डाउट? ठीक, ये गिवन है। और बोला हुआ जाता है 1 जूल कितना होता है पता है आपको? 1 kg मीटर स्क्वायर S-2। अभी मैंने बताया था कि जूल कौन सी यूनिट है? डिराइव्ड यूनिट है। और ये सारी कौन सी यूनिट्स हैं? फंडामेंटल। फंडामेंटल। तो आपको जूल की भी वैल्यू दे रखी है। ये रही जूल की वैल्यू। सही है? इफ कैलोरी कंटेन यूनिट ऑफ लेंथ, if calorie contain unit of length alpha meter, unit of mass beta kg, unit of time gamma second। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या क्या लिखा हुआ है यहां पर? लेंथ की हमें वैल्यू क्या डालनी है? अल्फा मीटर। बीटा केजी एंड गामा सेकेंड। what will be final unit of calorie? समझ गया बच्चों? अब ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए जिसमें बोला हुआ है कि कैलोरी की यूनिट लेंथ की अल्फा मीटर होती है, बीटा केजी होती है और गामा क्या होता है? सेकेंड। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो हम यहां से कर लेते हैं कि हमें पता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, है ना? तो हम इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं? कोई दिक्कत बच्चों? ये सब कहां से आया? कुछ भी गिवन है ये तो। ये सब गिवन है। ये जूल की, ये नहीं भी गिवन है ना तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है जूल वाला। जूल में मैंने बताया था आपको ये, तो इसलिए अगर आपको नहीं भी दे रखा हो तो आपको ये डालना पड़ेगा खुद से। और ये सब आया किससे? मैंने बताया था जूल का mgh होता है। क्या होता है? m होता है मास यानी कि केजी, इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हाइट का मीटर, तो इसका आएगा केजी मीटर स्क्वायर और ये ऊपर जाके S-2। क्लियर है बच्चों? यस सर।
सही है, नहीं भी दे रखा हो तो आपको पता होना चाहिए क्या है। सही है, अब हमें क्या करना है, कैलोरी की फाइनल यूनिट निकालनी। तो हमें पता है N1U1 इज इक्वल टू N2, ये होता है ना? यस सर। यस सर। सही। और ये जो यूनिट होती है इधर जाके डिवाइड होती है, पता है कि नहीं? तो देखो हम कैसे रिप्लेस कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इन सबको, इन जितने भी जूल वाली यूनिट है उनको कैलोरी वाली जितनी भी यूनिट्स है उनसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड सही है। उन्होंने क्या बोला था हमें कि लेंथ की यूनिट क्या लेनी है हमें, अल्फा मीटर। मीटर इसको किससे डिवाइड करना है, बीटा केजी। क्योंकि इन्होंने बोला है मास की यूनिट बीटा केजी लो और टाइम की यूनिट क्या लो, गामा सेकेंड। गामा सेकेंड। अगला क्या होता है, 4.2 का 4.2, दोनों को में से कितना कॉमन आएगा बताओ, पावर 1। इन दोनों में से पावर कितनी कॉमन आएगी, 2। और इन दोनों में से पावर कितनी कॉमन लेनी है, -2। -2। केजी से केजी गया, मीटर से मीटर गया, सेकंड से सेकंड गया। और आपको पता है फाइनल आंसर क्या आएगा 1 कैलोरी का, 4.2 क्या आएगा, बताओ बीटा -1 क्यों हुआ, अल्फा -2 क्यों होगा यहां पर। एक्चुअली में आएगा 1/बीटा इंटू 1/अल्फा का स्क्वायर और इंटू 1 की पावर -2, ऊपर तो 1 बचा है, 1 की पावर -2 1 नहीं, और ये सेकंड से सेकंड तो बढ़ गया, गामा की पावर -2। समझ पा रहे हो बच्चों ये? बच्चों नीचे का ये दिख रहा है तुम्हें? यस सर। यस सर। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 का 4.2 बीटा -1 अल्फा -2 गामा 2, क्योंकि ऊपर जाके तो ये रिवर्स हो जाएंगी ना। तो इस तरीके से होता है ये क्वेश्चन। क्लियर है? यस सर। इसमें आपको एक टेक्निक हमेशा याद रखनी है कि आपको जबरदस्ती एक क्वेश्चन देंगे और फिर बोलेंगे कि जो जूल की है वो तो जी आपको पता है, जूल की तो यही होती है, पर कैलोरी में जहां जहां लेंथ है वहां डालो बीटा मीटर, जहां जहां मास है वहां डालो बीटा केजी, यहां अल्फा मीटर, यहां बीटा केजी और गामा सेकेंड, फिर आपको डाल के ये सॉल्व करना है। क्लियर है? सर ये हर बार दे रखा होगा अल्फा बीटा गामा? अल्फा बीटा गामा की जगह और भी कुछ दे रखा हो सकता है, ए बी सी भी दे सकते हैं, कुछ और भी दे सकता है, ठीक है, यूवीडब्ल्यू। ओके सर। बस आपको उसकी जगह रिप्लेस करना है और पूरा सॉल्व करना है और इनको वापस ऊपर ले जाना है और आंसर आपको निकालना है, ठीक है। रब कर दूं बच्चों अब? यस सर। यस सर। आज जो भी आपका हो रहा है वो आप एक बार प्लीज रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि कल मैं आपको क्वेश्चन की पूरी एक पीडीएफ भेजूंगा, सही है, जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन कंटेन होंगे। क्लियर है? यस सर। ओके सर। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस भी करे थे, तुम लोगों ने करे वो दोबारा से उनको रिवाइज किया बच्चों?
मैंने ये भी बोला था कि आप लोग जब कर लो अच्छे से रिवाइज तो मैं आपको ये भी बताऊं, उसके से रिलेटेड क्वेश्चन भी दूंगा। रब कर दूं अब? क्वेश्चन। ठीक। रौनक, यस सर। पढ़ रहे हो आप? हाँ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, रब कर दूं? यस सर। ओके। एक क्वेश्चन खुद से करो। 1 पास्कल इज इक्वल टू हाउ मच केजी, सॉरी नहीं, ग्राम मीटर -1 S-2। ठीक है बच्चों? वन पास्कल इज हाउ मच ग्राम मीटर -1 S-2। जल्दी बताओ। दो मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। हुआ किससे? सर 1000 आ रहा है। 1000 आ रहा है। देखो, यहां करना था पहली बात तो पास्कल को क्या करेंगे हम, बताओ? केजी -1 S-2। ठीक इज इक्वल टू क्वेश्चन ग्राम M-1 S-2। ठीक है, और ये कितना है बताओ? इससे क्या मान लेंगे हम? N1 U1 N2 और U2। N2 निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, N1 इंटू U1 प्लस, यहां 5 भी दे सकते थे, 5 पास्कल भी दे सकते थे, पर 1 पास्कल दिया तो हमने N1 1 डाल दिया। ठीक है, यूनिट 1 क्या है हमारी? केजी मीटर -1 S-2। केजी के नीचे ग्राम, इसके नीचे मीटर -1, इसका S-2। ठीक है, ये तो दोनों सेम सेम है, कट जाएंगी बिल्कुल, और ये बचेगा सिर्फ क्या? 1 इंटू 1000 ग्राम बाय ग्राम, 2 की पावर 1 कट गया और ये आएगा 1000। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, बहुत ही। किस किस ने कर लिया था, या आधा करा था, या ट्राई कर रहा था? कर लिया था। आधा हो गया। फिर आधा अच्छा हुआ। अच्छा, देखो थोड़ा थोड़ा आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे तो प्रो हो जाओगे। एक बार जो पीडीएफ भेजी है उसमें देख लेना एक बार।
ठीक है, न्यूटन और डाइन वाला जरूर करना पीडीएफ में से देख के। क्लियर है? न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना, अर्च को उसमें कन्वर्ट करना, तो ये सब थोड़ा बहुत देख लेना। रब कर दो बच्चों, अब आपका यूनिट्स का खेल खत्म हो गया। कंजर्वेशन ऑफ कन्वर्जन आपको समझ में आ गया, डिराइव्ड फंडामेंटल यूनिट समझ में आ गया, कैसे एम के एस ए के ए क्या होता है वो आपको समझ में आ गया, एसआई सिस्टम बताया मैंने आपको एक, ये सब। स्टेरेडियन कौन बता सकता है क्या होता है? सॉलिड एंगल की सर सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। ओके, फायदा क्या है स्टेरेडियन का और एंगल का? स्टेरेडियन प्रोजेक्शन में काम आता है, मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल किसी भी एक प्रोजेक्टर से कैसे हमारी जो मूवीज चलाते बंदे, वो कैसे एक ही प्रोजेक्टर से पूरे स्क्रीन को कैसे कवर करते हैं पूरा एंगल से। ठीक, अब आते हैं भैया डायमेंशंस के ऊपर। देखो आप ये मान के चलो 100% डायमेंशन पे क्वेश्चन रहता ही रहता है, खास करके जेई में तो 100% रहता ही है डायमेंशन के ऊपर। किसी ना किसी तरीके से वो डायमेंशन से लिंक करते हैं चीजों को। अब डायमेंशन और यूनिट में क्या फर्क है? यूनिट है और एक डायमेंशन, दोनों में क्या फर्क है बताओ? कोई बता सकता है यूनिट और डायमेंशन में क्या फर्क है? देखो यूनिट जो होती है ना, ठीक है, वो साइज के हिसाब से चेंज भी कर जाती है। जैसे मास है, ग्राम हो सकती है, मिलीग्राम हो सकती है, किलोग्राम हो सकती है, टन हो सकती है, क्विंटल हो सकती है ना? साइज के हिसाब से मैटर कर रही है, ठीक है। यूनिट फॉर्मूले के हिसाब से भी चेंज कर जाती है, यूनिट फॉर्मूले के हिसाब से भी चेंज कर जाती है। जैसे जो 12th वाले उन्हें पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम भी होती है। कौन कौन जानता है ये बात? यस सर। यस सही है, ठीक है। तो दो अलग अलग यूनिट है, यूनिट है किसी भी चीज की, एक से ज्यादा भी हो सकती है, क्लियर है। और साइज के हिसाब से वेरी भी कर सकती है, साइज के हिसाब से वेरी भी कर सकती है। बट डायमेंशन जो है ना, वो एक चीज का कभी भी वेरी करता नहीं है। और डायमेंशन होता है उसका डिपेंडेंस, क्या होता है? डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन मास, लेंथ, टाइम, केल्विन, एम्पियर। क्लियर है? डायमेंशन क्या होता है? और मेनली 5 चीजों पर डिपेंडेंस रहता है इसका। डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन मास, लेंथ, टाइम, केल्विन, एम्पियर। यूनिट फॉर्मूले के हिसाब से चेंज करती है, साइज के हिसाब से भी चेंज कर सकती है, पर किसी चीज का डायमेंशन कभी चेंज नहीं करता, क्योंकि वो ये बताता है डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि वो मास पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है। जैसे अब वेलोसिटी है, उसकी होती है LT-1, तो बताओ कौन सी दो चीजों पर डिपेंड कर रही है वेलोसिटी? लेंथ और टाइम। लेंथ और टाइम पर डिपेंड कर रही है, इसीलिए तो इसमें LT-1 है। अब फोर्स है, बताओ कौन सी 3 चीजों पर डिपेंड कर रही है? मास, लेंथ और टाइम। वेरी गुड। आ रही है आप लोगों को बात समझ में? बच्चों देख पा रहे हो? अब चार्ज है, चार्ज की होती है AT। बताओ ये किस दो चीजों पर डिपेंड कर रही है? करंट और टाइम। करंट और टाइम। करंट और टाइम, सही है। समझ पा रहे हो ना आप लोग सारे? मान लो कोई एक यूनिट है, मैंने ऐसे ही कोई यूनिट बनाई है, कोई ऐसी कोई डायमेंशन बताइए, बताना ये किन की चीजों पर डिपेंड कर रही है, बताओ। टाइम और कोई- करंट। कुछ भी, 4 चीजों पर डिपेंड कर रही है। मास, टाइम, टेम्परेचर। हाँ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये केल्विन मानिए कि टेम्परेचर, और करंट। तो ओवरऑल ये ऐसी यूनिट है एक एक्स जो 4 चीजों पर डिपेंड कर रही है। क्लियर है?
बच्चों आ रही है बात समझ में आपको? यस सर। मास लेंथ टाइम, के मतलब टेम्परेचर, केल्विन से आया है, और ए मतलब करंट यानी कि एम्पियर। तो ज्यादा बेटर कौन है? अगर हमें डिपेंडेंसी चेक करनी है कि कौन किस पर कितना डिपेंड कर रही है, तो उसके लिए बेटर कौन सी है? यूनिट है कि डायमेंशन है? डायमेंशन। डायमेंशन, क्योंकि यूनिट तो साइज के हिसाब से बदलेगी, और खासकर जो 12th वाले उन्हें तो पता ही होगा, हर चैप्टर में यूनिट बदल जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कमबख्त होती है ये, है ना? यस सर। जैसे टेस्ला भी हो सकती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी हो सकती है, गॉस भी हो सकती है। सुना है ना आप लोगों ने? यस सर। यस सर। तो इस तरीके से याद रखना कि आप लोगों को ये लिखा आपने, व्हाट इज डायमेंशन, ये लाइन लिख लो बच्चों, बहुत काम की। रब करूं अब? सर और भी तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, पर हम मेन इन 5 पे ही देखते हैं, क्योंकि फिजिक्स में मोल और क्या बोलते हैं, मोल और कौन सी है, स्टेरेडियन, सॉरी नहीं नहीं, मोल और कौन सी, सर कैंडल, कैंडला। उन दोनों पर इतना वो नहीं किया गया फोकस अभी तक। सही है? जैसे लेजर्स वगैरह हम पढ़ेंगे तो आगे उन पे फोकस करेंगे, तो तुम्हारे कोर्स में पहले तो इन 5 पे फोकस किया गया है। और दूसरा, रेडियन और स्टेरेडियन की कोई डायमेंशन बना ही नहीं गई अभी तक। क्लियर है? यस सर। तो टोटल 9 फिजिकल क्वांटिटी है, 9 में से सिर्फ 5 की अभी तक को यूज किया जा रहा है, और 2 को भी यूज किया जाता है, पर थोड़ा सा वो हायर लेवल पे यूज किया जाता है, और 2 तो ऐसी है जिनकी कोई डायमेंशन है ही नहीं। क्लियर है? अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि आगे बनेगी कि नहीं। क्लियर है? यस सर। एक सिंपल सा बात बोलता हूं कि क्वांटिटी है एक फिजिकल क्वांटिटी, ये कह रही है मैं मास का स्क्वायर हूं मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर का क्यूब हूं। समझ में आ रही है आप लोग को? वॉल्यूम से डिवाइड हूं, और करंट का स्क्वायर। तो बताओ इसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या बनेगी? बनाओ इसकी फिजिकल क्वांटिटी, जल्दी बनानी है तुम्हें। A quantity which is square of the mass, ठीक है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का क्यूब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। A quantity says that I am directly proportional to mass का square, inversely proportional to cube of the temperature, sorry, directly proportional to the temperature cube, inversely proportional to volume और inversely proportional to square of current। मतलब ये एक फॉर्मूला टाइप का दे रखा है हमें, और इससे हमें डायमेंशन बनानी है। m2l-1 k का क्यूब a -2। गलत गलत, एक जगह आप फंस गए लेंथ वाले में। m स्क्वायर t क्यूब l अपॉन में माइनस क्यूब टी a क्यूब अपॉन में क्यूब माइनस कुछ भी, स्क्वायर। टी क्यूब कुछ भी, सर एम सर के क्यूब। के क्यूब होगा। हाँ सर k क्यूब। देखो मास का हो जाएगा m स्क्वायर, इनटू टेम्परेचर के लिए क्या यूज होता है? टेम्परेचर के लिए k का क्यूब। सही है? वॉल्यूम का l का क्यूब। बताओ वॉल्यूम का l क्यों डाला, l का क्यूब क्यों डाला? क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। काशिफ आप समझिए आपने क्या गलती करी थी? यस सर। सही है? वॉल्यूम एक्चुअली में एल का क्यूब होता है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 3 लेंथ का मल्टीप्लीकेशन होता है वॉल्यूम। आपने देखा ना, मीटर क्यूब होता है लेंथ, यस सर। और एरिया क्या होता, सॉरी करंट का क्या होगा?
ए का स्क्वायर, तो इसका होएगा m2k3l-3a-2। क्लियर है? तो ये क्वांटिटी किस चीज से इंडिपेंडेंट है? सर टाइम से। सही कह रहे हैं। इसमें टाइम नहीं था, लोगों ने टेम्परेचर को ही टी लिख दिया, गलत किया। ये वैसे टाइम से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्लियर है? सही है? यस वैसे और भी कोई ऐसी डेंसिटी, वैसे ज्यादातर चीजें टाइम पर डिपेंड करती है, पर एक डेंसिटी ऐसी होती है, ये भी मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो मास क्या होता है बताना जरा? मास के लिए हम तो एम यूज करते हैं, और एल क्यूब, तो ml-3। तो डेंसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होती है। क्लियर है? यस सर। सही है, सही। रब कर दूं आपको मैं? देखो मैंने ये फॉर्मूला दिया था, पर आपको ये फॉर्मूला मिलेगा नहीं एंट्रेंस में। आपको पता है क्या, एक स्टेटमेंट लिखी हुई होगी जिसके अंदर लिखा होगा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मास एंड क्यूब ऑफ टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड स्क्वायर ऑफ करंट। तो आपको खुद ही ये बनाना पड़ेगा, समझ गए? कोई बच्चों दिक्कत तो नहीं आपको यहां तक? तो डायमेंशन किस चीज के बारे में बताता है? डिपेंडेंस के बारे में। और क्या इस दुनिया में अलग अलग फोर्स के फॉर्मूले हैं? सबकी डायमेंशन अलग अलग आएगी फोर्स के अलग अलग फॉर्मूलों से, या सेम आएगी? सेम आएगी। सर सेम। सेम आएगी। समझ गए? चलो मैं आपको ना एनर्जी के अलग अलग फॉर्मूले बताऊंगा, आपको उन सबसे डायमेंशन निकाल के चेक करने का, सबसे सेम आती है कि अलग आती है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। जैसे एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है mgh, एनर्जी का एक फॉर्मूला आपने देखा होगा ½ mv², है ना? सही है। ये एनर्जी के टोटल में कितने फॉर्मूले लिखे हैं? 5 फॉर्मूले, है ना? समझ गए? अब आपको देखना है, मास का m होता है, g का LT-2 होता है, और हाइट का l होता है। हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता, हाफ तो एक कांस्टेंट है। मास का m होता है और वेलोसिटी का LT-1 होता है। सही। पावर का डायमेंशन हमारा होता है m1 L2 T-3, और टाइम का होता है, टाइम का t होता है। फोर्स का m1 L1 T-2 होता है, और डिस्प्लेसमेंट का l होता है। k, जो ये k है, k स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, जिसका डायमेंशन होता है m L-2, और x जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, x भी एक डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसका l होता है। ठीक है? आप इन सब से अगर आप निकाल के देखो तो डायमेंशन क्या आएगा? अलग आएगा, सेम आएगा? चेक करो फटाफट। कर रहा है कोई?
कोई भी नहीं कर रहा? सर सर एम कट रहे हैं। t-2 आ रहा है। सर सेम आ रहे हैं। एक भी गलत नहीं आ रहा, एक भी अलग नहीं आ रहा। नहीं सर सेम है। नहीं सर सेम है पांचों। अच्छा, अपना नाम बताना जिस जिसकी सेम आया सब। सर सेम आ रहे हैं। नाम के साथ बोलो ना, जैसे रौनक का एक सेम आया है, एक मुस्तरी का सेम आया है, और किस किसका आया है? सर मेरा नाम तो बोलो। काशिफा। सर फोर्स का क्या लिखा है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का m1 l1 t-2 और l। आपको क्या आ रहा है, क्या नाम है इसका? आयुष। बताऊं मैं? सर सेम आ रहा है। सब सेम ही आ रहा है। ध्यान से देखना कैसे। सबसे पहले यहां पर आ रहा है m, ए की, इन दोनों मल्टीप्लाई, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 l2 हो जाएंगे, t-2 का t-2 रहेगा, इन तीनों मल्टीप्लाई। इन दोनों को करके देखते हैं। पहली बात तो हाफ को काट देंगे, हाफ को डायमेंशन नहीं लेंगे, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता। सिर्फ मास, मतलब मास और LT-1 का स्क्वायर करना है। ठीक है, मास और इस पूरे का स्क्वायर करना है, जिससे आएगा m1 l2, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और t-1 का भी स्क्वायर होके -2 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साफ साफ पता लग रहा है m1 l2 t-3 +1 आएगा। +1 क्यों? जब टाइम इससे मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा, तो जिससे आंसर सेम आएगा, m1 l2 t-2 हो जाएगा, -3 +1। फिर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो सीधा सीधा m1, फोर्स में एक यहां लेंथ है, एक ये लेंथ हो गई, l2 हो गया, t-2 हो जाएगा। और एनर्जी में क्या होगा, यहां पर हाफ को पहली बात नहीं लेंगे। ये हाफ को क्यों नहीं ले रहे वंदना? ठीक है, तो जो k है, k का ये डालेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, जिससे आएगा ml² t-2। सारे क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं बच्चों, क्लियर है? ठीक है, तो दुनिया जान का कोई सा भी फॉर्मूला ले लो एनर्जी का, सबका क्या आएगा बताओ? सही है। जैसे ये इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी थी, ये पोटेंशियल एनर्जी थी, ये कौन सी थी? कौन सी काइनेटिक एनर्जी थी? ये स्प्रिंग एनर्जी थी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, और ये नॉर्मल सा फॉर्मूला था। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। यस रब कर सर। दू, रब कर दू। तो दुनिया जान में कोई भी फोर्स हो, एनर्जी हो, कोई सी भी, ठीक है, और कोई सी भी एक्सेलरेशन हो अलग अलग टाइप, उन सबका डायमेंशन हो क्या आएगा? सेम आएगा। क्लियर है?
फोर्स इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास 1 इंटू मास 2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको। इस जी की डायमेंशन निकाल के दिखाओ फटाफट, फटाफट इस जी की डायमेंशन निकाल के दिखाओ। निकाल पा रहा है कोई? m-1 l-1 t-2। L3 आ रहा है। m-1 l3 t-2। सबका अलग अलग किससे आ रहा है ये? देखो फोर्स से मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस को और दोनों मास नीचे ले जाना है। फोर्स का होता है m1 l-1 t-2। डिस्टेंस का होगा l स्क्वायर, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ का स्क्वायर। और नीचे दो बार यहां मास मास क्यों आया? क्योंकि दोनों मास जो है उनका mm होगा, ठीक है। एक m से एक m कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा m-1, ये ऊपर जाके m-1 l3 t-2। किस किस का ये वाला आया है? यस सर, यही आ रहा है। यस मेरा सर। भी है। वेरी गुड। सर फोर्स का डायमेंशन क्या है? m1 l1 t-2। m1 l1 t-2। और फोर्स का ऐसा क्यों आया उसके पीछे भी रीजन है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का होता है m, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो l-2, तो m1 l1 t-2 फोर्स। समझ गए? अब मैं आपको बताऊंगा प्लांक्स कांस्टेंट के बारे में। तैयार हो जाओ, प्लांक्स कांस्टेंट तैयार हो? देखो आप ये मान के चलो, ठीक है, जेई वाले और नीट वाले, आपको एक क्वेश्चन प्लांक्स कांस्टेंट पे जरूर आएगा। प्लांक्स कांस्टेंट पता नहीं अजीब सा ही प्यार है दोनों को ही, क्योंकि लाइट के अंदर यूज होता है प्लांक्स कांस्टेंट। क्लियर है? तो देखते हैं प्लांक कांस्टेंट का क्या होगा। तैयार हो ना बच्चों? आप लोग यस सर। फ्रीक्वेंसी जानते हो? आयुष एक बार फ्रीक्वेंसी बताना क्या होता है। सर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, और ये होता है 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। एक सेकेंड में जितने भी वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस हो उन्हें फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। लाइट तो काफी बार वाइब्रेट करती होगी एक सेकेंड में, तो फ्रीक्वेंसी का t-1 होता है डायमेंशन, क्योंकि 1 टाइम है तो टाइम का ऊपर जाएगा t-1। अब एक एनर्जी का फॉर्मूला होता है h न्यू। क्या होता है? ये जो h होता है ये होता है प्लांक्स कांस्टेंट। तुम्हें इसकी यूनिट बतानी है कि यूनिट क्या आएगी, और इसका डायमेंशन बताना है, इसकी यूनिट और डायमेंशन। तैयार हो आप लोग? ट्राई करो आप लोग। 2 मिनट का टाइम है आपका यूनिट और डायमेंशन निकालना। सर डायमेंशन है ml2 t-2। ml2 और यूनिट है ml2 t-2। सर ml2 t-1। सर सर यूनिट यूनिट है मीटर स्क्वायर kg पर सेकंड। अच्छा,
केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। केजी पर सेकंड। अच्छा ठीक है, मीटर स्क्वायर है बीच में। मीटर स्क्वायर केजी पर सेकंड। अच्छा ठीक है। देखो मैं बता दूं, सबसे पहले हम डायमेंशन निकालते हैं। एनर्जी का डायमेंशन मैंने बताया था दुनिया जहान में सिर्फ एक ही हो सकता है, वो होता है m1l2t-2। तो m1l2t-2 इनटू h का निकालना है, और फ्रीक्वेंसी का बताया था मैंने t-1। ये इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो जिससे इसका आंसर आएगा m1l2t-2 बाय t-1। ये जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये माइनस का ऊपर जाके प्लस में होएगा, तो इसका आंसर आएगा m1l2t-1। ये ऊपर जाएगा क्योंकि प्लस होगा, एक्चुअली में ये -2 + 1 हो जाएगा, जिसके कारण इसका डायमेंशन आएगा m1l2t-1। किस किस का ये आया था? मेरा। सही है। क्या गलती हो गई थी उस सब? मैंने एनर्जी निकाल दिया। अच्छा अच्छा, इससे डिवाइड भी करना होता था। अब बात करते हैं हम किसकी, इसकी यूनिट की। इसकी यूनिट होती है एनर्जी की जूल, एच की तो निकालनी है, इसकी होती है पर सेकेंड। पर सेकेंड, क्योंकि 1/सेकेंड होता है इसकी यूनिट, तो ऊपर जाके पर सेकेंड, तो जूल डिवाइडेड बाय पर सेकेंड, जो कि आंसर पता है क्या आता है? जूल सेकेंड। क्या आती है? फिर हम जूल की भी वैल्यू डालेंगे। पहले ये तुम्हें समझ में आई जूल सेकेंड कैसे आई? ये जाके उधर डिवाइड में हुआ, ऊपर जाके प्लस की हो गई जूल सेकेंड। क्लियर है? यस सर। ओके, और फिर क्या करेंगे बताओ अब? जूल की होती है जूल की डाल केजी देंगे। मीटर स्क्वायर एस का स्क्वायर अपॉन एस का स्क्वायर, तो एक एस से एक एस कट जाएगा, इसकी यूनिट आएगी केजी मीटर स्क्वायर एस माइनस वन, प्लांक्स कांस्टेंट। क्लियर है बच्चों? Shadows fall over my heart.